सर नतीजों का सीज़न ज़ोरों शोरों पे है और हॉट स्टॉक्स में आज हम कुछ ऐसे ही स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं जिनके नतीजे आए हैं और नतीजों में कुछ खास एक बड़ा अंतर देखने को मिला और अंतर इस तरह से कि जिनके नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिले हैं। चौथी तिमाही में सर ज़्यादातर कंपनी जिनके नंबर्स आए हैं, अभी तक मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें लिखा है कि नतीजे बेहतर हैं, लेकिन उसके बावजूद अपग्रेड्स के मुकाबले जो डाउनग्रेड्स हुए हैं वो ज़्यादा हैं। पहले तो मैं सर आपका इसी बात पर एक रिप्लाई चाहता हूँ कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। नंबर्स आए हैं अभी तक मेटल, आईटी, बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल और तेल गैस के अच्छे यानी कि बेहतर साइड पर, और कई मिड कैप कंपनियां ऐसी हैं जिनका मुनाफा 2 गुना या फिर उससे ज़्यादा होता हुआ दिखा है। तो इस चीज़ पर हम खास तौर पे फोकस करेंगे, क्योंकि जब हम किसी अच्छी कंपनी की तलाश करते हैं या फिर शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो यही बोला जाता है कि कंपनी अच्छी होनी चाहिए, कर्ज मुक्त होनी चाहिए, प्रमोटर की हिस्सेदारी अच्छी होनी चाहिए, उसके नंबर्स अच्छे आने चाहिए, उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये वाला एस्पेक्ट हम कवर कर लेंगे। लेकिन सर ये जो एक रिपोर्ट बता रही है कि नतीजों के बाद अपग्रेड्स के मुकाबले डाउनग्रेड्स ज़्यादा आए हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? सर देखिए, इसको अगर आप ऐसे समझें कि इस बार ना एक्सेप्शनल आइटम्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं इन दी नंबर्स। जी। और इफ आई एम करेक्ट, ये रीसेंट टाइम्स में हाईएस्ट लेवल पे रिपोर्ट हुए हैं एक्सेप्शनल गेन्स, एक्सेप्शनल आइटम्स। कहीं ना कहीं आपके कोर बिजनेस के अलावा जो एक आपके एंसिलरी बिजनेस होते हैं या कोई एसेट सेल होती है या ये सब चीजों से भी नंबर में आपको एक अपसाइड देखने को मिला है। एंड प्रोबेबली दैट इज द रीजन कि आपको नंबर्स अच्छे होने के बावजूद एक री रेटिंग में आप डाउनग्रेड्स में ज्यादा गए हैं। लुकिंग एट द सिचुएशन, नंबर्स अच्छे तो हैं, मगर एक्सेप्शनल आइटम से होते हैं ना, तो उनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक होती हुई दिखती है। इस कारण से एक ये सिचुएशन होती हुई दिखी है। इसके लिए बेस्ट के सिनारियो यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ही हम मूवमेंट करें, और जो स्टॉक्स ने एक्सेप्शनल आइटम्स कम दिखा के भी नंबर अच्छे दिखाए हैं उनके साथ स्टिक अराउंड करें। चलिए ठीक है, कुछ ऐसे ही नंबर्स मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अगर सर मैंने कुछ नंबर गलत पढ़ लिए हों या फिर कोई एक्सेप्शनल आइटम हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, हम उस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। सबसे पहला नंबर मुनाफा जहाँ पे बहुत सॉलिड आता हुआ दिखा है वो है पैरादीप फॉस्फेट्स का। आई थिंक ये केमिकल और कुछ फर्टिलाइजर साइड की ही कंपनी है। 7.5 गुना के आसपास सर इनका मुनाफा बढ़ा है, और इसके साथ साथ हमने सर क्योंकि 1 महीने के आसपास ही हुए हैं जब से नंबर्स आने शुरू हुए हैं, तो 1 महीने के रिटर्न्स आपके सामने रखने की कोशिश करी, जिससे आपको अंदाज़ा लगे कि नंबर्स अच्छे हैं तो कभी स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग तो नहीं गया है। 12% के आसपास पिछले 1 महीने में पैरादीप फॉस्फेट्स का स्टॉक चला है। सर पहले इस पर ही राय दे दीजिए, क्या अभी भी अपसाइड बची हुई है? वन ऑफ द पैरामीटर्स है फंडामेंटल एनालिसिस का कि नंबर्स कंपनी के अच्छे आ रहे हो या फिर अच्छी ग्रोथ दिख रही हो तो ही आप उस कंपनी में निवेश करें, तो क्या उसमें ये फिट बैठता है स्टॉक? देखिए, पारदीप फॉस्फेट बिल्कुल फिट बैठता है। और फंडामेंटल्स का एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ कि सेक्टर का जो पी है वो 36 है, इसका अराउंड 24 है। ग्रोथ अच्छी रजिस्टर कर रहा है, अपसाइड आपको और देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 176 से 180 तक की रेंज का मूवमेंट ये करता हुआ दिखा सकता है इन वेरी नियर टर्म। बने रहना है, इसमें फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। फ्रेश खरीदारी सर, होता क्या है ना कि देखिए, नंबर्स अच्छे आए हैं, कंपनी हैज स्टार्टेड ऑफ परफॉर्मिंग राइट नाउ। ये कब प्रॉफिट टेकिंग पे अरेस्ट हो जाए, क्योंकि 12% का अपसाइड ऐसे स्टॉक के लिए ना एक डिसेंट अपसाइड होता है। तो अगर आप फ्रेश खरीदारी का सोच रहे हैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा कूल ऑफ कर लेने दें। 145 140 लेवल्स पे अगर मिलता है तो फ्रेश खरीदारी के बारे में सोचें। इन लेवल्स पे रिस्क टू रिटर्न रेशियो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं। मतलब स्टॉक अच्छा है, थोड़ा नीचे मिल जाए करेक्शन पे तो आप खरीदिए। हम्म। ठीक है, परफेक्ट है। दूसरा नाम है सर एनएलसी इंडिया का। इनफैक्ट ये जो लिस्ट हमने तैयार की है सर, उसमें कई सारी कंपनियां हैं जो कि आपको पीएसयू स्पेस की भी नजर आएंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कंपनीज भी हैं। एनएलसी इंडिया का मुनाफा भी 4.2 टाइम्स हुआ, हालांकि स्टॉक ज़्यादा नहीं चला है। तो एनएलसी इंडिया सर, ये निवेली लिग्नाइट जो कि तमिलनाडु की कंपनी है, लिग्नाइट निकाल कर ये जो पावर बनाते हैं, ये वो वाला बिजनेस है। आपको कितना पसंद है ये? सर मुझे तो मतलब आप इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात कर रहे हैं ना, तो वो है कि दुखती रग पे हाथ रख देने वाली बात है। मतलब आई एम सो मच सरप्राइज, सो मच सरप्राइज कि स्टॉक चलता क्यों नहीं।
और आप मानेंगे नहीं, मतलब कई कई वो बोल देते ना कि अरे ये तो भाई इसका बच्चा है, इस तरीके से ये इसको रखता है। एनएलसी को मैं इतनी जगह पिच कर चुका हूँ कि अब कई बार तो आई गेट ट्रोल्ड कि हाँ हाँ रचित जी आए, चलिए एनएलसी के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है, या रिलायंस इंडस्ट्री के अलावा आपको क्या अच्छा लगता है। ये क्यों नहीं चल रहा, मैं खुद थक चुका हूँ इसको देख देख के। मुझे हर बार जब न्यूज पॉजिटिव आती है तो ऐसा लगता है कि हाँ अब अब ये चल रॉकेट बनने वाला है, एंड इट टचेस 260 264 लेवल्स, फिर से डाई आउट हो जाता है। मतलब आई एम टू माई सरप्राइज, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द वे द स्टॉक इज परफॉर्मिंग। द कंपनी इज वेरी गुड, दे हैव नेवली का वो काम भी है, फिर इनके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी उस तरीके से अब ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे कामों में ये आने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा सर, अगर लोअर लेवल पे ले रखा है, मैं कितना ही बुलिश क्यों ना हो जाऊं, स्टॉक नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। आप अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के लिए ले रखा है, 260 264 लेवल्स पे निकल जाए। अगर मीडियम टर्म है तो 290 आए और फिर निकल जाए। अगर लॉन्ग टर्म है और रह सकते हैं इसके अंडर परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि जब परफॉर्म करना चालू करेगा ये बहुत सारे काउंटर्स को पीछे छोड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर सकते हैं तो इसको जैसे जियो फाइनेंस के लिए मैंने बोला पेटी पैक करके रख दीजिए, वैसे रख दीजिएगा। ये भी एक अच्छे अपसाइड आपको आने वाले समय में दिखाएगा। कब, ये मेरा कहना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जिस तरीके से मैं इसको देख रहा हूं इसका मूवमेंट चालू होगा तो ये 440 से 480 की रेंज में जाके कहीं ना कहीं बैठता हुआ दिखेगा। ठीक है सर, इसको ना जब आपने ये पूरा एनालिसिस किया, इसका जो बताया आपने, ये एनएलसी इंडिया का भाव देख के मुझे याद आ गया सीडीएसएल का शेयर। ऐसा ही थकाने वाला या फिर रुलाने वाला पैटर्न था कि सीडीएसएल हर किसी को पता था कि मोनोपोली है, लिस्टेड स्पेस में तो है, वैसे दो कंपनियां हैं डिपॉजिटरी स्पेस में, लेकिन वो स्टॉक भी नहीं चलता था। और जब सर चला देखिए फिर 2000 का लेवल हाई टच करके आया। तो मुझे लगता है कि पेशेंस जरूर ये स्टॉक टेस्ट कर सकता है एनएलसी इंडिया का। अगर चला तो यहाँ पे हो सकता है कि फिर 480 तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हमें रचित सर बता रहे हैं। बट सर इसमें वीआरएल लॉजिस्टिक्स ये अगला नाम है, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। सर बिल्कुल, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। अभी सीडीएसएल करेक्ट हो गया था और एनएसडीएल की आईपीओ की बात हो रही थी, बीएससी भी बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा था। फिर अगेन सीडीएसएल इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। और ये ना सर, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा बनता है कि स्टॉक्स के लिए ना हमारे अंदर से एक फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं, क्योंकि हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं ना उनका मूवमेंट देख के, कुछ कुछ हमारे एक बायसनेस आ जाती है स्टॉक्स को लेके। तो ये लोअर लेवल्स पे था एट अराउंड 1200। मैं कोई भी पूछे सीडीएसएल बहुत अच्छा लग रहा है, सीडीएसएल बहुत अच्छा लग रहा है, एंड बीएससी कहाँ का कहाँ भाग गया और सीडीएसएल देखिए परफॉर्म ही नहीं किया। फिर अगेन एक मौकरी, ये अब एक नया पकड़ के बैठ गए अंडर परफॉर्मर, अब ये भी नहीं चलने वाला है। फॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा हिलना चालू हुआ है तो इज्जत बरकरार इसने रखने की कोशिश करी है। और सीडीएसएल के लिए भी मैं एक चीज बोलूंगा सर आपको, अभी ये चला नहीं है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चला नहीं है। ये यहाँ से जो मूवमेंट कर रहा है आपको बहुत कंफर्टेबली इन शॉर्ट टर्म 1600 ब्रीच करता हुआ दिखाएगा, और उसके बाद वापस ये अपना जो फोर्ट है 2000 का वो भी आपको अचीव करता हुआ दिखाएगा। ठीक है, तो सीडीएसएल में भी पिक्चर अभी बाकी है, अभी भी दमखम है। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट सीडीएसएल की सर मुझे याद है, मैं आज से कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ साल जब मैं कह रहा हूँ तो कम से कम आप मान लीजिए कि 6 या 7 साल पहले की बात है सर। उस ज़माने में जी बिज़नेस में जैसे आप कह रहे हैं सर कि एनएलसी इंडिया को लेकर आप बहुत बुलिश हैं, ऐसे एक एनालिस्ट है उनसे वैसे भी बात होती थी सर, टीवी पे तो बात होती थी, वैसे भी बात होती थी, वो भी ये कहते थे कि मैं इतनी बार इसको रेकमेंड कर चुका हूँ, इतनी बातचीत होती है, इतना बुलिश है, हर कोई इस पर पॉजिटिव है। स्टॉक है कि 250 का लेवल पार ही नहीं करता, 300 आप अगर चलता भी है तो 300 पे अटक जाता है जाकर, वहाँ लेवल से पार नहीं होते। लेकिन पेशेंस पेस इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और बाजार इसको कई बार कई स्टॉक्स में साबित भी कर चुका है, और उसका परफेक्ट एग्जांपल सीडीएसएल तो है ही है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने इससे भी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर कोई कंपनी आपको बहुत पसंद है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, आपका पेशेंस टेस्ट करिए, दैट डजंट मीन कि वो लॉन्ग टर्म में आपको पे नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म में अगर आपने अच्छी कंपनी पकड़ के बैठे हुए हैं तो सर मैंने तो एक जगह कभी ये भी पढ़ा है कि 10 साल का एक होल्डिंग पीरियड में केवल 10 दिन ऐसे होते हैं जब स्टॉक पूरे 10 साल का रिटर्न कवर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप सर ये बात कर रहे हैं। और क्योंकि हम अभी, मतलब आई एम सो सॉरी, ये टॉपिक आपने एक ऐसा छेड़ दिया ना, मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गया हूँ सर। ऐसा ही एक स्टॉक था आईटीसी, हाँ। और आईटीसी पे सर मीम्स बनने लग गए थे।
हाँ हाँ। आईटीसी ने जैसे ही 216 रुपए क्रॉस किया था, जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो डायरेक्टली मेरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं और सारी चीजें होती है, मैंने सबको आईटीसी बोला था कि भैया भर लो। एक अपने ट्रेड में ना एक लैंग्वेज होती है, कुछ लोग बोलते हैं छाप लो, कुछ लोग बोलते हैं भर लो। मैंने कहा भर लो और पेटी में बंद करके रख दो। एंड सर इट टुक सम टाइम, मतलब इट वाज नॉट अ वेरी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। और फिर वो मेम्स भी चल रहे थे जब ये 180 से 200 की रेंज में चलता रहता था। फिर जब इसने मूवमेंट नहीं किया, क्लाइंट्स ने वो मेम्स मेरे साथ शेयर करना चालू कर दिए कि क्या ये इंसान करता रहता है, भगवान जाने बुद्धि किस किस्म की चलती है। मैं हूं सर थोड़ा सा ना, मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है मेरी बायसनेस चेंज होने में। और फिर जब उसने चलना चालू किया, सम ऑफ द क्लाइंट्स वर सो फ्यूरियस, दे स्टार्टेड ऑफ एग्जिटिंग एट 260 280 लेवल्स। और मैं बोले जा रहा हूँ मत करो मत करो अभी, और अरे इससे ज्यादा तो ये चल ही नहीं सकता, ये नहीं है वो नहीं है। एंड सर रेस्ट इज हिस्ट्री। एंड मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं बात कर रहा हूँ हार्डली व्हाट 2022 या 23 की। तब से लेकर आप ये देखिए 438 रुपए आपको आईटीसी दिखा रहा है, हायर लेवल्स पे ट्रेड भी किया था, इसका होटल बिजनेस अलग लिस्टेड एंटिटी बन गया है और अभी और डीमर्जर होने वाला है। तो हम्म। अगर आप वैल्यू स्टॉक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना सर, वो रिटर्न देता ही देता है। आप चाहे कुछ भी मान लें, डेली बेसिस पे रिटर्न देने का काम नहीं होता वैल्यू स्टॉक का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वेल्थ क्रिएशन का जो काम होता है ना, वो ये स्टॉक्स करते हैं। अच्छी कंपनी में समय दीजिए, पैसा बनेगा ही बनेगा। ये एक इस डिस्कशन का जो निष्कर्ष है वो निकल के सामने आ रहा है। अच्छा सर, जीएसएफसी, हमने वीआरएल की बात कर ली, जीएसएफसी भी देखिए 3 गुना के आसपास इनका मुनाफा बढ़ा। ये स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, 7.5% के आसपास। इसको लेकर क्या व्यू है आपका अभी? सर आई एम सो सॉरी, शायद मैं वीआरएल का लेवल नहीं दिया हूं, मैं बस लेवल दे देता हाँ प्लीज़ सर, हूँ कि मैं ही मिस कर गया सर, सॉरी। अभी नहीं नहीं, अरे नॉट अ प्रॉब्लम सर, मेरे साथ बात करते करते ये नॉर्मल चीज है। वीकेंड पे मैं एक चीज बोलूंगा सर, अभी इसका अपसाइड आपको और देखने को मिल सकता है, और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ही, क्योंकि इतने अपसाइड के बाद ये बैठा है 620 रुपए तक का लेवल है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बैठे तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लें। अगर मीडियम टर्म के लिए आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो 680 से 720 तक के लेवल का इंतजार कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जीएसएफसी पे। जीएसएफसी आप देखें, फंडामेंटली द कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और एक अच्छे नंबर्स देने के बाद अब ये परफॉर्म करना चालू कर रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा एग्रेसिव स्टैंस भी रखना चाह रहा हूं, क्योंकि टेक्निकल पैटर्न्स तो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि 210 रुपए पे एक ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक कर ले। मेरे हिसाब से वो लेवल ही बहुत कंफर्टेबली ब्रीच करेगा। और कहीं ना कहीं आपको अब ये जो मूवमेंट दिख रहा है बहुत शॉर्ट टर्म में, 225 रुपए तक का आपको लेवल देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेडिंग बैठे वहां पे प्रॉफिट बुक करें। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो बहुत कंफर्टेबली ये पर्टिकुलर काउंटर आपको 260 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना आप कह रहे हैं? जी, अगर आप होल्ड करते हैं मतलब मीडियम टर्म के लिए, क्योंकि देखिए हर एक ट्रेड आप या इन्वेस्टमेंट एक टाइम होराइजन के साथ करते हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ दोनों लेवल्स दे दिया। ठीक है, तो अगर आप मीडियम टर्म का व्यू लेके चलते हैं तो 260 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो जीएसएफसी के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जीएसएफसी के जब नंबर्स आए थे ना, तब भी सर ये स्टॉक नहीं रिएक्ट किया था, और अब भी आप देखिए एक महीना अगर आप देखेंगे जो रिटर्न है 7.5% के आसपास के, तो नंबर्स अच्छे थे, लेकिन स्टॉक बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं नज़र आ रहा है। रेडिंगटन ऑन द फेस ऑफ इट सर देखेंगे तो 3 गुना इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा, और स्टॉक में उस समय भी रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग था जब नंबर्स आए थे, उससे पहले भी चला था। अभी भी आप देखिए एक महीने में आपको करीब 11.25% के आसपास का रिटर्न दिखेगा रेडिंगटन, और उसके साथ साथ पीबी फिनटेक, इनका भी मुनाफा इतना ही ग्रो किया था और इतना ही स्टॉक चला भी है 11% के आसपास। इन दोनों स्टॉक्स पे सर नंबर्स तो बहुत अच्छे आए थे, ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बनते हुए दिखे हैं। अभी भी दमखम है, एंटर किया जा सकता है इन स्टॉक्स में? फिर देखिए रेडिंगटन में ना स्टॉक में कोई खराबी नहीं, कंपनी में भी कोई खराबी नहीं। बट मेरे को डर क्या लगता है कि रेडिंगटन का अगर आप बिजनेस देखेंगे ना, वो बहुत ज्यादा आईफोन से इन्फ्लुएंस में है। हम्म। और अब जिस तरीके से ये चाचा जी पड़ गए हैं इनके पीछे, ये कब क्या अनाउंसमेंट कर देंगे, और फ्रैंकली एट द वेरी फेस ऑफ इट बहुत इम्पॉसिबल लगता है फॉर टिम कुक टू डिसाइड कि आपने यहाँ पूरा आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया और उसको आप बिल्कुल खत्म करके और मूव आउट कर लेंगे। थोड़ा हम्म। सा ना टेंशन एक देखने को मिलती है। अगर फ्रेश पोजीशन नहीं है फॉर द टाइम भी, जब तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं हो, अगर आप दूरी बना के रखना चाहें तो रख सकते हैं। अगर आपके पास पोजीशन है तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं ये 298 लेवल से 310 लेवल्स पे आपको मिले ना, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और इस न्यूज को पूरी तरीके से खत्म होने तक थोड़ी इसमें से दूरी बनाए रखें। ठीक
ठीक है, तो 290 से 310 के आसपास मिले तो आप इसमें मुनाफा वसूली कीजिए। अगर आपके पास पोजीशन नहीं है तो इससे थोड़ा दूरी बना के रखें। हालांकि सर बातचीत ये भी निकल के सामने आई कि से फॉर एग्जांपल अगर जैसा प्लान है 25% का टैरिफ लग भी जाता है तो भी आईफोन्स की जो प्राइसिंग है उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, भारत में भी मैन्युफैक्चर होते रहे तब भी। सर आपका वो कहना बिल्कुल सही है, मगर देखिए ये ना हम लोग एक बहुत वो बोलते हैं ना, अपने आप को मनाने के लिए बात कर लेते हैं। मार्जिन में तो फर्क पड़ेगा ना सर, 25%, क्योंकि आपको तो उसी प्राइसिंग में देना होगा। आप वहां जाके हैरी साहब को या टॉम साहब को ये तो बोल नहीं सकते कि भाई साहब आपके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने किया है इसलिए हम इसको महंगा कर रहे हैं, नहीं। हम्म। द इकोनॉमी इज ऑलरेडी रीलिंग अंडर सम प्रेशर। अगर उसमें आपको 25% एंड आईफोन, इफ आई एम करेक्ट, टू यूरोप एंड यूएस, इनका मार्जिन जो है करीबन 61 से 64% के बीच का मार्जिन नहीं, मार्केट शेयर, इतना बड़ा मार्केट शेयर है वहां पे कि वहां से आपको थोड़ा हिलाना ना मुश्किल है। और अगर आपका इतना बड़ा चंक में आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलता है ना, तो सर रेवेन्यू और फिर सोचने समझने में आदमी थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। एंड ही सच एन इरेटिक मैन ना, ये कोई बड़ी बात नहीं कल आके बोल दे कि नहीं नहीं कोई लड़ाई लड़ाई माफ करो। और अगर इनके जची गई, बिकॉज ही डजंट थिंक्स फ्रॉम हियर, आई डोंट नो ये कहाँ से सोचते हैं। और उस केस में क्या होता है ना कि अगर अड़ ही गए तो प्रॉब्लम है, तो फिर एप्पल एक सीरियस ट्रबल में आ जाएगा और फिर सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से निगेट करना है। ठीक है सर, एक नंबर ना मैं भी आपको देता हूँ, हालांकि मैं नहीं कहता कि ये नंबर बिल्कुल सही है। मैंने कहीं पढ़ा था, आई एम नॉट सेइंग कि ये नंबर ऑफिशियल है। $25 के आसपास की कॉस्ट आती है सर अगर आईफोन चाइना में बनता है तो। सर देखिए एक्चुअली क्या है ना, आप ये जो बात कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, हो भी सकता है। बट ये जब चीजें आती है ना, तो ये सिर्फ हार्डवेयर की बात करते हैं। सर वाई टू फॉरगेट द काइंड ऑफ R&D दैट दे पुट इन, iOS का सपोर्ट जो होता है, वो सारी चीज होती है, वो सारी की सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है सर, वो आगे आती हुई जाती है। आप सिर्फ एक हार्डवेयर पे एक सॉफ्टवेयर इंफ्यूज करके बेचने में $25 की बात कर रहे हैं, बैकएंड की बात कोई क्यों नहीं करता। सर ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं जो हार्डवेयर और ऐसी चीजें प्रोवाइड करती हैं, इनके लिए R&D कॉस्ट बहुत हाई है। आप सिर्फ ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो आपने $25 की बात करी, आई एम प्रीटी श्योर उसमें R&D कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। R&D इनका एक अलग कैलकुलेशन है, एक अलग उसका कॉस्ट होता है। तो ये $25 पे इतना महंगा करके बेच रहे हैं। अभी तो एक बीच में ये भी बात आई थी ना सर, जब ये टैरिफ वॉर बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि ये जो ब्रांड्स हैं, गुची, प्राडा, एलवी, ये 10-10% प्राइस पे मिल रहा था। एंड वेरी फ्रेंकली आई टेल यू, ये जब आया ना मेरे पास, तो बिकॉज माई वाइफ शी इज इनटू ऑल दिस, तो मैंने कहा भाई ये काम करो, चाइना चल के ये खरीद लेते हैं। उसके बारे में और स्टडी किया तो सर पता लगा क्या, कि वो सिर्फ प्रोडक्ट दे रहे हैं और उसमें ना तो उसकी ब्रांडिंग है और ना उसका आप कोई भी चीज उस तरीके से कैरी कर सकते हो। तो सर ये बात कि 10% पे वो बेच रहा था, वो कितने लॉस में बेच रहा था ये तो किसी को नहीं पता। बट वो जो ब्रांड की वैल्यू है ना, वो ब्रांड की वैल्यू उसके साथ इन्फ्यूज नहीं थी। और जब आप ऐसे क्लासिक कलेक्शंस की बात करते हैं, तो आपको एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्योंकि हम ना बहुत मजाक बन चुका है इन सब चीजों का कि आप 90% प्रीमियम पेमेंट करते हैं। सर 90% प्रीमियम पेमेंट के अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, लुकिंग एट द प्रोडक्ट, आपका वो वैल्यू एनहांसमेंट भी होता है। जैसे अगर आप क्लासिक्स खरीदते हैं ना लग्जरी में, तो क्लासिक्स में ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट लाइनअप 25 to 40% आपके पास पड़ी हुई चीज की भी वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो ये कुछ कुछ ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो सुनने में बड़े अजीब लगते हैं, बट हाँ ये भी एक रियलिटी है। तो वो $25 वाली बात ना सर, बहुत और भी चीजें हैं। ठीक है। अभी बेचारा फंस गया है टिन भी। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ बस एक ही चीज़ कहकर इस डिस्कशन को यहीं पे विराम दूंगा सर। ये जो पूरी चाइना वाली हमने शुरू कर ली है, कि मैं कहीं पढ़ रहा था सर, किसी एक वेबसाइट पे मैं एक ऑर्डर देख रहा था कि एक भी जो कुछ इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ थी सर, उसका प्राइस जो दिख रहा था ना, वो मतलब बहुत ही मिनिमम दिख रहा था, कुछ ₹1 के भी नीचे दिख रहा था। जो हम चीज़ शायद ₹150 के आसपास ही खरीदते हैं, वो ₹1 के नीचे दिख रहा था। क्योंकि उसमें कैच था, कैच ये था कि आपको मिनिमम 10,000 क्वांटिटी ऑर्डर करनी होगी। तो वो सर जो फिक्स कॉस्ट वाला एक चीज़ आती है ना, जहाँ आप 1, 2, 5, 10 बनाएंगे और उसके सामने 10,000 बनाएंगे, तो आपकी फिक्स कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम्स डाउन। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स है बिजनेस की या फिर मैन्युफैक्चरिंग की,
जिसको ज़रूर हमें ध्यान में रखना होगा। बहरहाल गार्डन रीच सर, इसका मुनाफा 2 गुना बढ़ा, लेकिन स्टॉक तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 71% का रिटर्न तो पिछले एक महीने में ही स्टॉक दे चुका है। और डिफेंस में तो कई नाम है सर ऐसे जिसमें हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त गेंस हमने बनते हुए देखे हैं। इसमें पारस डिफेंस भी है। पारस डिफेंस बॉर्डर लाइन पे है सर, मैंने कम से कम 2 गुना वाले नंबर्स लिए हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट इनका मुनाफा 98% ग्रो किया था, इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया इस लिस्ट में। 56% ये भी चल चुका है। तो गार्डन रीच और पारस डिफेंस पे दोनों पे एक साथ राय दे दीजिए। सर देखिए, गार्डन रीच पे तो मतलब आप ही के चैनल के माध्यम से अभी हमने कुछ दिनों पहले 2200 रुपए पे कॉल दी थी और 2800 का टारगेट दिया था। अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से मूव कर रहा है ना, अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा और 20 to 25% आप अपना प्रॉफिट बुक करना चालू रखें। इसके पीछे का मैं आपको एक लॉजिक भी दे देता हूँ, मतलब 1 मिनट लगेगा। क्योंकि सर नया फ्रेश ऑर्डर बुक जो आ रहा है वो डायरेक्टली इन पे नहीं आ रहा है अभी, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इन टाइम टू कम कुछ नेशंस इनको भी डिफेंस के जो एक्सपोर्ट हैं उसके ऑर्डर्स अच्छे से देते हुए दिखेंगे और उसके चलते ये और मूवमेंट कर सकता है। लुकिंग एट द फंडामेंटल साइड रिजल्ट्स अच्छे तो थे, मगर इसका पीई अब हायर साइड पे जा रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बुक कर लें। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अच्छे होते हैं इन टाइम टू कम, आपको वो इनके ऑर्डर बुक में और रेवेन्यू में दिखता है और अपसाइड आ सकता है। और जो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे उनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, फ्रेश एंट्री के लिए कोई बहुत जल्दी भागा दौड़ी ना करें। एक बार ये 2100 से 1980 की रेंज में आए तो फ्रेश एंट्री का आप खोजें। अब यही राय है पारस, सर। हाँ, यही राय है सर सारे डिफेंस स्टॉक्स को लेकर, इसमें पारस भी शामिल है। नहीं नहीं नहीं, सर पारस में मैं जा रहा था। पारस देखिए, अब इसकी वैल्यूएशन ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गई है, तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगा, जिस तरीके से मूव कर रहा है हो सकता है आपको ये 1700 रुपए से 1740 रुपए के आसपास दिखे। वहां पे चाहें तो 50 to 60% अपना ऑफलोड कर दीजिएगा, क्योंकि इसका पी अब बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अब एक सेंस ऑफ डिस्कंफर्ट आ रहा है, तो हायर लेवल्स पे प्लीज प्रॉफिट बुक करें। जीआरईसी में कंप्लीट नहीं, पारस में कंप्लीट। क्या लेवल बताया सर? 1740? जी ओके, तो 1740 के करीब मिले तो आप 50 से 60% मुनाफा अपना बुक कर सकते हैं। आखिरी नाम है पीएसयू स्पेस की कंपनी है नाल्को का। यहाँ पे भी 2 गुना मुनाफा बढ़ा, कुछ 18% के आसपास स्टॉक चल चुका है। अभी क्या करना चाहिए? नेशनल एल्यूमिनियम पे हम नजर डालते हैं तो देखिए 184 अभी ये चल रहा है और ये एक डिसेंट अपसाइड के लिए तैयार हो चुका है सर। अगर आप मेरे से शॉर्ट टर्म के लेवल बोले तो यहां से अभी ये 201 रुपए तक जाएगा। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आराम से होल्ड करें, 235 रुपए तक का आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी कमेंट करना मुश्किल होगा, एक बार ये 232 रुपए क्रॉस करेगा फिर से हम एक बार इसको डिस्कस करेंगे। छोटी अवधि में 210 और मध्यम अवधि में 235, ये जी लेवल्स हैं। जी ठीक है, परफेक्ट है। तो ये कुछ कंपनियां हैं जिनके अभी तक जो नतीजों का सीज़न चला है उसमें ज़बरदस्त नंबर्स इनके मुनाफे के ग्रोथ में हमने देखी है, और रिटर्न्स कैसे रहे हैं और उसके बाद आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, ये हमने आपको इस खास सेगमेंट में बताया। थोड़ा लंबा चल गया, लेकिन इस सेगमेंट को यहीं पर विराम देते हैं।